नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी लेक्चर बाय लक्ष्मी नारायण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं प्रादेशिक संकल्पना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कॉन्सेप्ट। आज हम देखते हैं कि आखिर प्रदेश की संकल्पना का विकास भूगोल में कब से प्रारंभ हुआ और कब तक हुआ, किस किस प्रकार से हुआ। प्रदेश की संकल्पनाएं या प्रदेश की परिभाषाएं किसी अन्य वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। फिलहाल आज हम जानेंगे कि प्रदेश की संकल्पना का विकास कब कब और कैसे कैसे हुआ। प्रदेश की संकल्पना का विकास 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ और 20वीं शताब्दी तक चला। ये संकल्पना 8वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक चली थी। अब हम इसमें देखते हैं कि कब चली, किस देश में चली, कौन कौन से प्रतिपादक थे, किन आधारों पर इन्होंने प्रदेश की संकल्पना को विभाजित किया और उसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। 18वीं शताब्दी में जर्मनी के विद्वान लेजर और बुआक, जर्मनी में विद्वान पैदा हुए लेजर थे और दूसरे बुआक थे। इन्होंने सबसे पहले प्रदेश को विभाजित करने का प्रयास किया। ये राजा महाराजा के घर में हुआ करते थे, तो राजा महाराजाओं के लिए मानचित्र बनाया करते थे। राजा महाराजाओं का क्षेत्र कभी बढ़ता था। राजा महाराजा युद्ध के से क्षेत्र को विस्तारित करते थे या कभी हार जाते थे तो उनका क्षेत्र कम हो जाया करता था, तो मानचित्र बनाने में और राजाओं महाराजाओं को उसे समझाने में उन्हें दिक्कत आती थी। तो इन्होंने कहा कि हम जो भी क्षेत्र जीत रहे हैं उसको प्राकृतिक आधार पर हम निश्चित करते हैं कि महाराजा जी आपका ये क्षेत्र इस पर्वत तक है, इस नदी तक है, इस नाले तक है, इस जंगल को पार करके है, उस मैदान तक है। तो इन्होंने कहा कि प्राकृतिक सीमाओं को हम आधार बना दें। तो इन्होंने बताया कि विश्व में बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारी नदियां हैं, इनके द्वारा कुछ क्षेत्र अलग किए गए हैं, बांटे गए हैं, उनके आधार पर हम इन्हें बांट सकते हैं। तो इन्होंने बेसिनों का सहारा लिया, जैसे हमारे यहाँ गंगा बेसिन है, यमुना बेसिन है, सिंधु बेसिन है, ब्रह्मपुत्रा बेसिन है, कावेरी बेसिन है और बहुत सारे पर्वत हैं। पर्वतों के आधार पर इन्होंने बताया कि इनको आधार बनाया और कहा कि अब हमारे प्रदेश होंगे जो इसके अंदर में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति के आधार पर बेसिनों में पर्वतों को आधार बनाकर इन्होंने प्रदेश की संकल्पना का विकास किया और अपने भौगोलिक विवरणों में भी इन्होंने इसका विस्तृत वर्णन किया, चर्चा की और अन्य विद्वानों के लिए भी मार्गदर्शन का काम किया। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जर्मनी में एक विद्वान पैदा हुए, कार्ल रिटर। कार्ल रिटर ने भी बुआक के इस सिद्धांत को, इस नियम को प्रदेश की संकल्पना में लागू किया। इन्होंने यद्यपि कोई विशेष नियम नहीं बनाया, लेकिन इसी संकल्पना को आगे बढ़ाया। तो इन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में दिक्कत पैदा कर रही है, क्योंकि ये छोटे स्तर के लिए है। जिस क्षेत्र को हम जान रहे हैं उस क्षेत्र में तो हम बना सकते हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर्वत हैं, कहाँ कहाँ कौन नदी बेसिन है, ये प्राकृतिक संरचनाएं, जब तक हमें सही जानकारी नहीं रहेगी तब तक हम प्रदेश को पूरे विश्व स्तर पर नहीं फैला सकते। इसके लिए हमें पूरे विश्व की सही जानकारी पहले से मालूम होगी, तभी हम संपूर्ण विश्व को प्रदेशों में बांट सकते हैं। इस बात को सुन करके सभी भूगोलवेत्ता शांत हो गए और इस दिशा में प्रयास करना ही बंद। उसके बाद इसका विकास 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। 20वीं शताब्दी में सबसे पहले फ्रांस में ये संकल्पना विकसित हुई। फ्रांस में विडाल डी लाब्लास हुए, ये भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने फ्रांस
देश के विकास में योगदान दिया। और उन्होंने कहा कि जैसे भूगोल की एक पुस्तक है तो हम संपूर्ण पुस्तक को एक साथ ना पढ़ें, बल्कि उसके एक एक पन्ने को पढ़ें, एक एक पेज को पढ़ें। तो इसी तरह भूगोल को इन्होंने कहा कि एक साथ संपूर्ण भूगोल का अध्ययन हम ना करें, बल्कि उनके छोटे छोटे प्रदेश बना लें, छोटे छोटे भागों का अध्ययन करें। जैसे भारत है, भारत में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी छोटे जिले हैं, तहसीलें हैं ग्राम स्तर पर। तो इन्होंने कहा कि छोटे छोटे गांव स्तर, शहर स्तर पर हम इनका अध्ययन करें। तो छोटे छोटे भागों को इन्होंने पेज कहा, जो कि वो प्रदेश से रिलेटेड था। उसके बाद इंग्लैंड में एक विद्वान पैदा हुए, हर्बर्टसन। हर्बर्टसन ने भी प्रादेशिक संकल्पना के विकास में योगदान दिया और उन्होंने भी प्राकृतिक संरचनाओं को आधार माना। और इन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व में बहुत सारे भू आकृतियां हैं, बहुत सारी वनस्पतियां हैं, बहुत सी जलवायु हैं, इनके आधारों पर भी हम प्रदेश को बांट सकते हैं। इन्होंने कहा कि बहुत सी भू आकृतियां होती हैं, पर्वत, पठार, मैदान, बीघर। वनस्पतियों में मानसूनी वनस्पतियां या आर्द्र जलवायु की वनस्पतियां, शुष्क जलवायु की वनस्पतियां, टैगा, टुंड्रा इत्यादि वनस्पतियों के आधार पर बहुत सी जलवायु हैं, शुष्क जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, विषुवतीय जलवायु, टैगा जलवायु। इन्होंने कहा कि इनके आधार पर हम किसी एक को पकड़ते हैं और पूरे विश्व स्तर पर इसको ले जाते हैं। यानी पर्वत है तो पर्वतीय प्रदेश कहाँ कहाँ है पूरे विश्व में, पठार है तो पूरे विश्व में पठारी प्रदेश कहाँ कहाँ है, मानसूनी वनस्पति तो पूरे विश्व में मानसूनी वनस्पतियां कहाँ कहाँ हैं। इसको आधार बनाया और कहा कि इस आधार पर हमें पूरे विश्व का अध्ययन करना है। जर्मन विद्वान हिटलर ने भी प्रदेश की संकल्पना में अपना योगदान देते हुए बताया कि हमें पूरे विश्व के स्तरों में बांट लेना चाहिए। जैसे पूरा विश्व है उसे कई महाद्वीपों में, फिर देशों में, फिर प्रदेशों में, जिलों में कई स्तर का बांट लें और उस आधार पर अध्ययन करें। बृहद स्तर, मध्यम स्तर और लघु स्तर पर। ये सभी कॉन्सेप्ट आज भी अपनाए जा रहे हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट आज के भूगोलवेत्ताओं के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रदेश की संकल्पना विस्तृत होती है। आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।